औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 206 से ऑनवर्ड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 206 है दोस्तों, ठीक कहती है कि व्हाट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है? जी उस्मान अली साहब आपका कैम ऑन है। सिराज वजीर साहब सॉरी, आपका कैम ऑन है। काइंडली वो अपना सर। कैम ऑफ कीजिएगा। ओके जी, तो क्वेश्चन है व्हाट इज लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप जो है, हम लीडर को पहले डिफाइन करते हैं कि लीडर इज अ पर्सन हु मोटिवेट एंड गाइड अदर पर्सन फॉर द पर्पस टू अचीव द इंटेंडेड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया लीडर। तो लीडरशिप क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग अदर फॉर द पर्पस टू अचीव द इंटेंडेड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा डिफिनेशन है। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एबिलिटी बाय विच अ पर्सन डेवलप आइडियाज एंड विजन। देखो, लीडर जो होगा वो विजन देगा, आइडियाज एंड विजन टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू accomplish organizational objectives और गोल। आर, ये दूसरी डिफिनेशन है। पहली डिफिनेशन मैंने आप लोग को पढ़ाई कि ये क्या है, एक पर्सन की एक ऐसी सलाहियत है, एक बंदे की, जो कि आइडियाज और विजन से रिलेटेड हो और क्या करे, दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करे किस चीज के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। ये पहली डिफिनेशन है। सेकंड डिफिनेशन, और इट इज द एबिलिटी टू मोटिवेट एंड गाइड फॉलोअर्स आर सबॉर्डिनेट फॉर द पर्पस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा है फॉलोअर्स एंड सबॉर्डिनेट, तो याद रखिएगा मैनेजर और लीडरशिप का डिफरेंस जब आप लोगों से पूछा जाए तो जो मैनेजर होता है उसके सबॉर्डिनेट होते हैं, लेकिन जो लीडर होता है उसके फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, जो मैनेजर होता है वो एक लेजिटिमेट पोजीशन होता है। जो हमारे पास सॉरी, जो जो मैनेजर होता है वो लेजिटिमेट पोजीशन होता है, जबकि जो लीडर होता है वो हमारे पास पर्सनल पोजीशन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका लेजिटिमेट पावर उनके साथ हो। ठीक है, और जो लीडर होगा वो इनफॉर्मली भी काम कर सकता है, जबकि हमारे पास जो मैनेजर होते हैं वो फॉर्मल काम करते हैं विद इन स्पेसिफिक बाउंड्रीज, विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास मैनेजर और लीडर की डिफरेंसेस है। ठीक है, लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स भी है। अगर हम देखें, ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, ट्रांजेक्शनल लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, स्लेव लीडर। ठीक है, ये सारे जो है हमारे पास ये लीडरशिप के एक स्टाइल है। चाहे लेजेस्पियर लीडर, तो ये सारे जितने भी है ये हमारे पास लीडरशिप की स्टाइल्स है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 207, व्हाट आर द इश्यूज एग्जिस्ट इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो आप लोगों ने देखो, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जब आएगा तो एजुकेशन से जितने भी रिलेटेड चीजें हैं आप लोगों ने उसको जहन में रखते हुए एक एक को बयान करना है। ठीक है, तो फर्स्ट, लैक ऑफ टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ जो है बहुत ही बड़ा मसला है। सेकंड, ड्रॉप आउट बहुत बड़ा इशू है। डिस्टेंट स्कूल, स्कूल बहुत दूर है, स्पेसिफिकली फीमेल के लिए ये इशू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स यूज हो रहे हैं स्कूलों के अंदर। रेस ऑफ हाईएस्ट स्कोर, इसका मतलब यही है रेस्ट फॉर हाईएस्ट स्कोर, ये होना चाहिए। होना, ये पैराग्राफ मैंने थोड़ा, ये जो मैंने यूज़ किया है ऑफ ऑफ की जगह फॉर यूज़ होना चाहिए था। रेस फॉर हाईएस्ट स्कोर्स, मतलब यहाँ पर जस्ट हाईएस्ट स्कोर के लिए एक दौड़ जारी है और जस्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पर। improper teaching training, improper teacher training, improper planning है, टीचर रेजिस्टेंस टू करिकुलम चेंज। क्यों? इसीलिए है कि टीचर नहीं चाहता कि करिकुलम जो है ये चेंज हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होगी टीचर को जो है, फिर एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत होगी उसको पढ़ाने के लिए। दैट्स वाई टीचर आर रेजिस्टेंट टू करिकुलम चेंज। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास ठीक नहीं है। अगर हम देखें अभी एसएनसी में सबसे बड़ी प्ला जो है वो यही है कि जो प्राइमरी लेवल है उसमें ज़्यादातर इंग्लिश है और वो बच्चे जो है वो नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए थोड़ा मसला है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ही बड़ा मसला है। जी, कोई कुछ कहना चाहता है या चाहती है? सिराज साहब। नहीं मैं तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक कर लेके इसमें proof, और टीचर
डॉट एक भी। अच्छा सिराज भाई, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, नेटवर्क का थोड़ा मसला है, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन अपने साथ से रख लो, ग्रुप ग्रुप में इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, एक है एक्सप्लेन रिटोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, रिटोरिक का मतलब है बयानबाजी। तो रिटोरिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए नहीं होते। मतलब जो पूछने वाला होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं। उसका मतलब ये होता है कि मैं अट्रैक्ट कर लूं जो हमारे पास ऑडियंस होते हैं, जो हमारे पास अटेम्प्टर होते हैं, रिस्पोंडेंट होते हैं, उसको जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए और एक फोकस डेवलप करने के लिए रिटोरिकल क्वेश्चन जो है ये पोज किए जाते हैं। रिटोरिक का मतलब है बयानबाजी, बयान या जुमले जिसको हम कहते हैं, ठीक है। Rhetorical questions are asked for effect. It is not a question, but it is used to attract the focus of audience. Like, ये देखो ये क्वेश्चन है, डू वी रियली वांट और प्लेनेट टू सर्वाइव। ये देखो मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है किसी से, जस्ट लोगों का इंटरेस्ट जो है वो, फोकस जो है वो अचीव करने के लिए, या इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करने के लिए, जस्ट एक जो राइटर होता है वो यूज़ करता है। और ये इंग्लिश लिटरेचर वालों को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जी उस्मान भाई, कमिंग टुवर्ड यू, अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज हो यू कैन शेयर, अगर ना हो तो फिर ग्रुप में हमें जो है थोड़ा इस पे गाइड कीजिएगा। हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नहीं सुना मैंने सर। रिटोरिकल सीधा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली लिटरेचर में ज़्यादा यूज होता है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं होता है सिर्फ, ये होता है जस्ट फोकस अट्रैक्ट करने हाँ, के लिए। रेटोरिक्स इट्स बेसिकली फनी खिताबत या कंफर्म करने के लिए, लोगों की राय लेने के लिए। यू जस्ट पुट अ क्वेश्चन बिफोर देम एंड यू एक्सपेक्ट दैट दे विल डेफिनेटली एग्री विद यू। इस अच्छा होता अच्छा है जस्ट अच्छा। के लिए। ओके ओके, मतलब ये क्या उसकी उसकी मतलब अटेंशन जो है वो गेन करने के लिए जस्ट। हाँ, चीज में जो के सामने आप क्वेश्चन रख अच्छा जस्ट अच्छा। फॉर, तो ओ जैसे कि फला आप, अच्छा जी, तो मैं इस तरह हाँ, जवाब उसका जरूरी भी जस्ट लोगों की कंफर्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू। अच्छा मैम भी मेरे ख्याल में मौजूद है। मैम अगर आप इस पे कुछ कहना चाहती हो, या कोई और इस पे कुछ कहना चाहता है तो। अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, चलो ग्रुप में इस पर डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ाई तो रिटोरिकल क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जो कि जस्ट फॉर टू गेन अटेंशन एंड फॉर इफेक्ट, जस्ट यही इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 209 है, व्हाट आर प्रोएक्टिव क्वेश्चंस एंड रिट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन। ये देखो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है प्रोएक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है आगे जाना, फॉरवर्ड। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पीछे जाना, पीछे देखना। तो फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें एक बंदा पास्ट यूज कर रहा है, पास्ट टेंस, तो इसका मतलब ये है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन होगा। और एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल वो फ्यूचर जो है वो यूज कर रहा है, दिस प्रोएक्टिव क्वेश्चन। प्रोएक्टिव क्वेश्चन आर क्वेश्चन व्हिच पीपल आस्क टू देमसेल्व्स फॉर फ्यूचर, अपने आप से वो करते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए। व्हाट एम आई गोइंग टू डू अबाउट इट। देखो मतलब फ्यूचर का एक टेंस यहाँ पर यूज हुआ है, व्हाट कैन आई ट्राई। While retrospective questions are those in which students effect on the last learning, ये देखो लास्ट लर्निंग जो मतलब उसकी पिछली लर्निंग हो चुकी है, उस पे जो है रिफ्लेक्शन के लिए ये किया जाता है। लाइक व्हाट वेंट वेल, ठीक है, व्हाट डिड नॉट गो सो वेल, व्हाट हैव आई लर्नड। तो ये सारे क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये वही चीज़ें हैं कि जो कि मतलब पास्ट से ताल्लुक रखते हैं। तो दैट्स वाई इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है इसमें और बहुत भी ज़्यादा है, जिस तरह कल हमने इंग्लिश के क्लास में भी पढ़ा था ना, यस एंड नो क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन, डबल बैरल क्वेश्चन, इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इस पे इंशाल्लाह ग्रुप में अच्छा खासा बात जो है हम और करेंगे, ये ठीक है जी। सर प्रोएक्टिव क्वेश्चंस सेल्फ प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं एंड रेट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं सर। अच्छा
नहीं, आपका क्वेश्चन है कि कमेंट है? सर वैसे ही मैंने जनरल कहा कि प्रोएक्टिव जो क्वेश्चन अच्छा होते हैं अच्छा ये अच्छा। सेल्फ प्लानिंग के लिए, और ओके ओके रेट्रोस्पेक्टिव सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए जो है अपने आप से मतलब किए जाते हैं। ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। मतलब कि जो प्रोएक्टिव क्वेश्चन होंगे वो लर्निंग के लिए है और रिट्रोस्पेक्टिव असेसमेंट के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, टू 210 क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द रोल्स ऑफ टीचर एज अ सोशल रिफॉर्मर? ठीक है, सोसाइटी के अंदर टीचर का एक बहुत ही अहम रोल है। टीचर कैन टीच टू स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस सोशल इवल्स एंड टू केयर इट. They can raise awareness for social problems and their solutions. Teacher can teach students about equity, marginalized and oppressed group for their empowerment. तो ये जाहिर बात है, रिफॉर्म ही है. Moral and ethical education is inculcated by teachers. Teacher can make an individual a better and productive citizens of the country. ऐसे इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इस पे बहुत ही ज़्यादा बात कर सकते हो, ठीक है। आगे जाते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 211 की तरफ। 211 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन को करिकुलर एक्टिविटीज एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो को करिकुलर एक्टिविटीज और इसका जो इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस तो इसका बहुत ज़्यादा है। को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है? ऑल द एक्टिविटीज which are arranged alongside the standard study curriculum. एक जो स्टैंडर्ड स्टडी करिकुलम है वो तो है, उसके साथ जो एक्टिविटीज चल रही है पैरेलल, दिस इज कॉल्ड को करिकुलर एक्टिविटीज. दे आर complementary and overlap on one another and day-to-day routine in the school. Its old name was extra curricular activities. ठीक है, लेकिन अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की तरफ अगर जाए तो इसका इंपॉर्टेंस है फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट हो सकता है, एंड स्किल्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, या to make a person a productive citizen, or to make or inculcate the civic sense in students. तो ये सारे हमारे पास जो है ये करिकुलर एक्टिविटीज की क्या है, ये इसका एक अहमियत है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 212 जो है, व्हाई वी यूज टीचिंग एड्स? टीचिंग एड हम एवी एड्स हम क्यों यूज करते हैं? सेंसरी ऑब्जेक्ट, अच्छा इसका एक डिफिनीशन है ये। सेंसरी ऑब्जेक्ट आर इमेजेस व्हिच इनिशिएट, स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग. बर्टन का एक डिफिनीशन है। बर्टन कहता है कि टीचिंग एड्स आर द सेंसरी ऑब्जेक्ट्स आर इमेजेस which initiate, stimulate and reinforce learning. ठीक है, we use हम क्यों करते हैं इसको इस्तेमाल? We use it for to present a real picture. First, to make teaching learning effective. Second, to create interest. Third, to develop focus. Fourth, to make teaching concrete. Fifth, ये बहुत ज़्यादा important है, to make teaching concrete. To involve all students equally. सारा स्टूडेंट को इक्वली इन्वॉल्व करना. अच्छा, टू मेक टीचिंग कंक्रीट का मतलब यही है कि चूंकि एविएट जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं, मौजूद होते हैं, जिस तरह हमारे मॉडल्स है, या हमारे पास एक मॉक जो जिसको हम मतलब फॉर एग्जांपल एक हम एक इंजन पढ़ा रहे हैं और इंजन का एक मॉक जिसको हम कहते हैं, तो अगर हमारे पास पढ़ा है तो हम उसको क्या करेंगे, वो हम उसको जो है स्टूडेंट को प्रेजेंट करेंगे. तो ये क्या चीज़ें हो गई, ये कंक्रीट चीज़ें हो गई, ठीक है। वो एज अ टाइप ऑफ सिमुलेशन होगा कि फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं कि ये एक इंजन है और इंजन के अंदर ये पार्ट्स होते हैं, तो हम उसको प्रैक्टिकली फॉर एग्जांपल एक उसका एक सैंपल हमारे पास है जिसको हम मॉक कहते हैं, अगर वो हमारे पास है तो हम उसको उसका डिफरेंट पार्ट्स जो है अलग अलग करके, या अक्सर ये जो क्लास 9 और 10 के बायो में एक टॉपिक थी, जिसमें हम ये जो हमारे पास मेंढक है, मेंढक की जो हम क्या करते हैं, सर्जरी करते थे, दैट्स अ टाइप ऑफ, हम उसको एज अ मॉडल जो है वो शामिल करके उसको उसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, ये एड्स है जो कि हमारे पास कंक्रीट टीचिंग को क्या क्या करते हैं, अचीव करने के लिए ये जरूरी होती है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 213, गेव सम सजेशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट. अच्छा, करिकुलम डेवलपमेंट का ये जो क्वेश्चन है, तो करिकुलम का जो प्रोसेस है उस पे आप लोगों ने जाना है. तो करिकुलम का प्रोसेस क्या है डेवलपमेंट का, फिर एक एक पे एक एक सेंटेंस बोलना है, तो फिर आप लोग के लिए भी बहुत ईजी होगा. ये देखो, मैंने आप लोग को एक निमोनिक बताया था
OSST-RPT, OSST-RPT, ठीक है। तो O ऑब्जेक्टिव, S सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, S सिलेबस, T टी टी का मतलब है टीचिंग मटेरियल, और OSST RPT, RP एंड T, ओके। R मीन रिवीजन ऑफ द कंटेंट और द मटेरियल, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास प्रोविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंटेंट एंड मटेरियल, और लास्ट जो हमारा होगा वो टीचर ट्रेनिंग होगा। OSST-RPT मेरे चैनल पे फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है वो आप लोग उठा के जो प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें 7 स्टेप्स है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के, उसको आप लोग जो है वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये देखो, ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो है बैलेंस होने चाहिए, या ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे मीट होने चाहिए द आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन। ये तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो गए। सेकंड, हमारे पास सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट जो है वो बैलेंस कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट होना चाहिए। सेकंड हो गया। अभी सिलेबस, सिलेबस क्या होना चाहिए? टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब इतना ना लेंथी होना चाहिए ना इतना कम होना चाहिए, बिल्कुल टाइम बाउंड और बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर बुक्स वगैरह, कंटेंट वगैरह, ये जो है ये बिल्कुल बैलेंस और अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकंड, ये रियल एग्जाम्पल बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। जो कि स्टूडेंट क्या करे उस पर एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो है वो होने चाहिए। फिर टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए लास्ट में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो करिकुलम शैल बी बैलेंस्ड, इट शैल कवर ऑल द नीड्स ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन लाइक अर्बन रूरल। तो पहले करिकुलम में यही एक डिफिशिएंसी बताई जाती थी कि एक तो करिकुलम जो है इसमें जो टीचर है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है करिकुलम के लिए। सेकंड, करिकुलम जो है हमारा अर्बनाइज्ड है, क्योंकि जितना भी रिसर्च वर्क है वो अर्बन एरियाज पे होते हैं, और उसका जो कंक्लूजन होता है, उसकी उसके जो फाइंडिंग्स होती है उसी को बेस बनाते हुए हमारा करिकुलम डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम इससे रिमूव कर लें तो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूरल एटसेट्रा, इट शेल बेस्ड ऑन इंक्लूसिविटी, चूंकि इंक्लूसिविटी और इंक्लूसिव एजुकेशन SDG गोल 4 जो है हमारे पास उसका एक एलिमेंट है। दैट्स वाई इंक्लूसिविटी इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सारे स्टूडेंट सेम क्लास के अंदर एजुकेशन हासिल करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शैल मीट द आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन, कंटेंट शैल बी बैलेंस्ड, सिलेबस शैल बी अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम, टेक्स्ट बुक्स शैल बी एग्जाम्पल बेस्ड, ट्रेनिंग ऑफ टीचर फॉर करिकुलम, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 214 है, डिफाइन स्टाइल्स एंड टेक्टिक्स ऑफ टीचिंग। ये देखो, स्टाइल्स ऑफ लर्निंग हमने पढ़े थे। स्टाइल्स ऑफ लर्निंग कौन कौन से है? किसी को पता है स्टाइल्स ऑफ लर्निंग के बारे में? जी, ऑडिटरी लर्निंग, ये एक स्टाइल हो गया हमारे पास। रीडिंग राइटिंग, ये दूसरा स्टाइल हो गया। जी जी। अच्छा, काइनेस्थेटिक लर्निंग, ये एक और टाइप हो गया। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, ये हमारे पास एक चौथा स्टाइल हो गया। तो हमने 4 स्टाइल पढ़े थे। फर्स्ट, ऑडिटरी लर्निंग, मतलब जो सुन के सीखते हैं। सेकंड, विजुअल लर्निंग, जो कि देख के सीखते हैं। थर्ड, हमारे पास लर्निंग बाय डूइंग, जो कि करके सीखते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग भी लर्निंग बाय डूइंग है, उसमें सारी एनर्जी जो है वो लर्निंग बाय डूइंग पे कंज्यूम होती है। तो ये 4 जो है हमारे पास स्टाइल्स ऑफ लर्निंग थे, लेकिन यहाँ पर स्टाइल्स ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। तो ये देखो, टीचर क्लासरूम के अंदर कौन सा स्टाइल जो है वो अपना के टीचिंग कर सकता है। एक तो वही स्टाइल्स है जो कि क्लासरूम के मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है, जिस तरह ऑटोक्रेटियो, सॉरी अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, इंडल्जेंट एंड परमिसिव। ये 4 स्टाइल्स भी टीचर जो है क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन टीचर स्पेसिफिकली जो स्टाइल यूज करेंगे तो वो होंगे डिमॉन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, कोलैबोरेटर। तो ये सारे हमारे पास क्या है, या फॉर्मल अथॉरिटी, ये टीचर के स्टाइल्स है। Style is a way or a teacher can use during instruction. These are: teacher is a formal authority, teacher is a demonstrator, teacher is a facilitator, teacher is delegator, teacher is collaborator, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो, टीचर इज फॉर्मल अथॉरिटी, इसका मतलब ये है कि टीचर सेंट्रल बाउंड्रीज के अंदर रखते हुए
फॉर्मल का वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब यही है कि इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो टीचर कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, टीच करेंगे। दिस इज टीचर इज अ फॉर्मल अथॉरिटी। टीचर इज अ डिमॉन्स्ट्रेटर, टीचर पहले डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, मतलब चीजों को प्रैक्टिकली करेगा, फिर स्टूडेंट को कहेंगे कि आप लोगों ने इसको परफॉर्म करना है। दिस इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, आर टीचर एज डिमॉन्स्ट्रेटर। टीचर एज फैसिलिटेटर, टीचर जस्ट फैसिलिटेट करेगा, स्टूडेंट जितने भी होंगे वो खुद काम करेंगे, सीखेंगे। टीचर एज डेलीगेटर, टीचर जितना भी पावर है वो स्टूडेंट को देगा और स्टूडेंट को कहेगा कि आप लोगों ने जस्ट सारी चीजें जो है वो कवर करनी है। दिस इज टीचर एज डेलीगेटर। डेलीगेशन एंड डिवोल्यूशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है टर्मिनोलॉजी से मैनेजमेंट की। डिवोल्यूशन में इस तरह होता है कि विथ पावर अथॉरिटी जो है विथ पावर ट्रांसफर की जाती है, जबकि डेलीगेटर में हमारे पास ट्रांसफर जो है पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेलीगेशन हम कहते हैं कि एक वोपत को जब हम बेचते हैं तो वो हमारे लिए बात करते हैं, लेकिन जस्ट वो बात करते हैं, उसके साथ अथॉरिटी नहीं होती, अथोराइज नहीं होते। दिस इज डेलीगेशन आर डेलीगेटर्स। लेकिन डिवोल्यूशन इस तरह होती है कि विद पावर हम उसको कहते हैं कि जस्ट सारा पावर आपके साथ है, आपने जो करना है वो करना है। जिस तरह ये डिवोल्यूशन प्लान की हम बात करते हैं 2010 में जो सुबह को इख्तियार दिया गया है, तो मतलब ये कि इख्तियार के साथ साथ उसको पावर भी दिया गया है कि आप लोगों ने पावर भी यूज करना है। ठीक है, तो ये है टीचर एज डेलीगेटर। टीचर एज कोलैबोरेटर, कोलैबोरेटर का मतलब यही है कि सारे ग्रुप की शक्ल में सीखेंगे किसी चीज को। दिस इज कोलैबोरेटर। टीचिंग टेक्टिक्स, अच्छा अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। टीचिंग टेक्टिक्स क्या है? ये देखो, टेक्टिक्स और टेक्निक्स ये दोनों सेम ही टर्मिनोलॉजीज है। अगर हम क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं और हमारे जहन में है कि हमने क्लासरूम में एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, साइंस का सब्जेक्ट हमने पढ़ाना है, तो ये हमारा हो गया मेथड। हमारा मेथड क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। अभी हम जा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो पहले मैंने अपने लिए मेथड चूज किया कि मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना है। दिस इज माय मेथड। अभी क्लास के अंदर जब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पर जो प्रैक्टिकली मैं जो जो टेक्निक यूज कर रहा हूँ, दिस इज टेक्टिक्स। तो अभी देखो कौन से टेक्टिक्स क्लासरूम के अंदर हम यूज करते हैं? बिहेवियर मैनेजमेंट। अच्छा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बिहेवियर मैनेजमेंट एट अ सेल्फ। अगर हम देखें तो आप लोग स्टूडेंट की बिहेवियर को किस तरह मैनेज कर सकते हो, बहुत सी टेक्निक है। मैंने आप लोग को पढ़ाए थे बिहेवियर मॉडिफिकेशन, फर्स्ट जो मेरे लेक्चर थे। हमारे पास टाइम आउट एक टेक्निक है, हमारे पास री एनफोर्समेंट एक टेक्निक है, पनिशमेंट एक टेक्निक है, इसी तरह फेडिंग एक टेक्निक मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये बिहेवियर मैनेजमेंट के टेक्निक से। एक्टिव लर्निंग भी आप कर सकते हो, स्टूडेंट एक्टिव इन्वॉल्व होंगे, टीचर जो है वो पीसीवली वो उसको गाइड करेगा। टेक्नोलॉजी भी आप लोग यूज कर सकते हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अच्छा एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, this is the type of learning in which a learner learn to satisfy their wants, their needs। इसकी डिफिनेशन इस तरह है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होगा, इसमें एक लर्नर अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, लर्न करता है। अच्छा, मॉडलिंग भी एक टीचर कर सकता है, जिस तरह अल्बर्ट बेंडोरा कहता है मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आप जो करते हो तो स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करके वो क्या करेगा, उसको एडॉप्ट करेगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट को आप लोग अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हो। दिस इज इक्विटी बेस्ड अप्रोच। आगे आ रहा है, इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह और भी डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल क्लासरूम के अंदर आपके 10 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को जहन में रखते हुए आपने हर एक बच्चे की जो इंपॉर्टेंस है उसको जहन में रखते हुए आपने टीचिंग करनी है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को मसला है, वो ज्यादा चीजें नहीं सीख पा रहा, तो आपने उसको अलग ज्यादा टाइम देना है। एक स्टूडेंट जो है वो उसके आईक्यू लेवल ज्यादा है, वो कर सकता है, वो पढ़ सकता है, तो उसको आपने थोड़ा कम टाइम देना है। तो मतलब यही कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है ये इक्विटी बेस्ड अप्रोच है कि जिसमें हमारे पास यूनिट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग जो होगा वो लर्नर होगा, कि लर्नर हमारा किस टाइप का है, और हर एक लर्नर पे हमने फोकस करना होता है। लेकिन इसके लिए रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 20 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे की आपने उसके बिहेवियर, उसकी जितना भी रिकॉर्ड है, वो आया सीख सकता है नहीं सीख सकता है, ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी होती है। ठीक है, ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। स्टूडेंट सेंटर टीचिंग, ये भी आप लोग, एक्टिव लर्निंग और स्टूडेंट सेंटर टीचिंग ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें जो है ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अच्छा
एक्सप्लेन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन आगे आ रहा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मीन तो आप लोगों को पता है, इजी है, इट इज मीन और एवरेज ऑफ द वैल्यूज। मतलब ये कि हम अगर देखें कि 2 4 6 8 10, हमारे पास ये 5 वैल्यूज है, तो इसका मीन क्या होगा, सबको ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाई 5, जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे डिवाइड बाई द टोटल वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। मीन, मीडियन, मोड, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आएगा सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी जो होगी तो उसमें इंशाल्लाह हम मीन को, मीडियन, मोड, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसके साथ हमारे पास स्क्यूनेस, डिस्पर्शन, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन को आप लोगों ने जस्ट डिफिनीशन लिमिट तक याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आगे आ रही है तो इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब यही है कि एक डेटा अपने सेंट्रल पॉइंट से कितना दूर है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल वैल्यू 2 है और एक डेटा जो है वो आ रही है 6 पे, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फासिला कितना है, या सेंट्रल वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है और जो दूसरा वैल्यू है वो हमारे पास है 10, इसके दरमियान फासला कितना, दैट्स द वेरिएंस। इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अच्छा, स्टेटिस्टिक के कुछ चीज़ें हैं, उस पे जो है मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि अभी तक जितने भी लेक्चर मैंने आप लोग को, जितने भी क्वेश्चन 215 तक क्वेश्चन तक हम पहुंचे, लेकिन स्टैटिस्टिक को हमने ऐसे जितना ज़्यादा टच नहीं किया। तो इंशाल्लाह जस्ट वो सैम्पलिंग हमने थोड़ी थोड़ी टच की है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है किसी से रिसर्च के बारे में पूछा जाए और स्पेसिफिकली जिस 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 बंदे ने एमफिल की हुई हो, तो जाहिर बात है उससे तो रिसर्च के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर ऐसा ना हो कि ऐसी कोई चीज़ हो जो हमसे रह जाए और आप लोग फिर कहो कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं है, और गिला शिकवा करो या दिल में कोई इधर उधर बात आ जाए, तो फिर जो है अच्छा नहीं होगा। जी अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? जी जी सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्ट जब आप लोगों से पूछा जाए तो इसका ताल्लुक है प्रैक्टिकल, कोई चीज करना। ठीक है, यहाँ पर जो होगा तो प्रैक्टिकल चीजों से इसका ताल्लुक है परफॉर्मेंस टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पैटर्न्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड फ्रॉम ऑफ कंक्रीट मटेरियल। ये देखो, कंक्रीट मटेरियल वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। तो इसका ताल्लुक जो होगा वो प्रैक्टिकल चीजों से होगा, या तो आप लोगों ने कोई पैटर्न ड्रा करना होता है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, या जो है हमारे पास कोई चीज कंस्ट्रक्ट करनी होती है, तो दिस इज परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है टिपिकल और एक होता है, अच्छा, मैक्सिमम परफॉर्मेंस और एक होता है टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर होते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन, आपको एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि जिसमें बिल्कुल सुकून के साथ आप स्टैंडर्ड कंडीशन 100% आपको अलाउड किया जाता है कि आपने चीज़ें करनी है, तो वहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बिल्कुल ही 100% होगी। और जो नेचुरल कंडीशन के अंदर होती है तो हमारे पास टिपिकल परफॉर्मेंस होती है। मैं आप लोग को एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। टेस्ट इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैटर्न, solving problems and form of concrete material, or it is the type of educational assessment in which assessment is done through performing practically. It is based on application level। ये देखो, application level पर जो है से उससे रिलेटेड है, क्योंकि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, जो थर्ड लेवल है, ये उस पर बेस करता है। ठीक है, एट कैन बी मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन किस तरह हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है किसी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी जगह पर, हम जब हम जाते हैं आराम से बैठ के हम उसका टेस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो दे देते हैं। जैसे हमारा ये हम उसको कह सकते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जिसमें प्रैक्टिकल चीज़ें इन्वॉल्व हो। यहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, थ्योरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट अंडर नेचुरल कंडीशन, इसमें हमारे पास नेचुरल कंडीशन में हमारे पास क्या होती है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, तो जो हमारी पर्सनालिटी है, तो जिस तरह हमारी पर्सनालिटी, हम इंटरेक्शन करते हैं, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये जो हमारी नेचुरल कंडीशन में होती है, तो ये एक टेस्ट जो है ये
टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसके लिए प्रोजेक्टिव टेस्ट या इस तरह के टेस्ट जो है, या मैनुअल डिक्सटेटरी एक टेस्ट है, मैनुअली कोई चीज़ जो है वो बनाना, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है ये परफॉर्मेंस टेस्ट में। लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट का ताल्लुक जो होगा वो जस्ट प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट डिजिटल इरा यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान? तो ये है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। डिफाइन इंडिविजुअलाइज्ड एंड ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ये देखो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, पर्सनलाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड, ये दोनों सेम चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 218, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग में जो यूनिट ऑफ लर्निंग होगा वो लर्नर लर्नर होगा। यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्या होगा? लर्नर होगा। और ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप इंस्ट्रक्शन में यूनिट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग जो होगी वो ग्रुप होगी, ठीक है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग में हम क्या करेंगे? स्टूडेंट को इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस देंगे, जबकि ग्रुप इंस्ट्रक्शन में हम ग्रुप बनाएंगे और उसी ग्रुप बेस पे उसको पढ़ाएंगे, ग्रुप की होमोजेनिटी को देखते हुए हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। Individualized instruction mean where teaching learning is done on the basis of individual needs. Here the unit of teaching is individual unit like special education. ये देखो स्पेशल एजुकेशन में एक बच्चे को फॉर एग्जांपल विजुअल मसला है, दूसरे को फिजिकल मसला है, तीसरे को जो है कोई और एम्पेयरमेंट है, तो ये चीज़ें जो हमारे पास हर एक को के लिए अलग अलग टेक्निक यूज होगा। दिस इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इक्विटी बेसिस। ये देखो इक्विटी, इक्विटी क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, परख करते हो आप लेकिन पॉजिटिवली, ठीक है। अच्छा, एंड ग्रुप्स इंस्ट्रक्शन, द ग्रुप ऑफ सेम मेंटल एज लर्नर आर मेड एंड हियर द यूनिट ऑफ टीचिंग लर्निंग इज ग्रुप। यहाँ पर टीचिंग लर्निंग का यूनिट होगा वो ग्रुप होगा। इट्स बेस्ड ऑन इक्वलिटी अप्रोच, और इसका जो ताल्लुक ये बेस करता है इक्वलिटी अप्रोच पे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज चंकिंग? चंकिंग असल की शॉर्पन ऑफ द मेमोरी के लिए यूज होता है कि मेमोरी को हम किस तरह शॉर्पन कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, या चीज़ों को हम किस तरह मेमोराइज कर सकते हैं। जिस तरह मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल नंबर है 0345951681। अभी देखो मैंने इसको चंक में डिवाइड किया है, अदरवाइज अगर कोई बंदा 11 के 11 हिंस से एब्रॉप्टली वो रिकॉल करना चाहे तो नहीं रिकॉल कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इसको चंकिंग में क्या होता है, हम इसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 0345 ये एक चंक हो गया, 95 ये दूसरा चंक हो गया, 16 ये तीसरा चंक हो गया, 831 ये फोर्थ चंक हो गया, ठीक है। मिलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था चंक का, और मिलर ने ये भी कहा था कि एक इंसान 7 ± 2 चंक्स जो है वो याद कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं याद कर सकता। 7 ± 2 का मतलब ये है कि मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 9। 7 + 2 9, 7 - 2 5, ठीक है। ये चंक जो है इंसान याद कर सकता है। It is a memorization technique in which smaller pieces of information are taking and grouping them into bigger units. Miller says that a person can memorize 7 ± 2 chunks. ठीक है। अच्छा, TADA मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर हु, फॉर होम, फॉर हेडमिस्ट्रेस, हेडमास्टर, ठीक है, और SDO के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। TA ट्रेवलिंग अलाउंस, DA डेली अलाउंस, ठीक है। जब एक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम के लिए जाता है ड्यूटी टाइम के अंदर, तो उसको बाकायदा एक TADA दिया जाता है। TA के क्या रूल है, DA के क्या रूल है? ट्रेवलिंग अलाउंस जो है ये हमारे पास, अगर आप अपनी गाड़ी को यूज कर रहे हो, मोटर कार को, तो आपके लिए अलग रेट होगा। अगर आप जो है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग रेट होगा, ठीक है। डेली अलाउंस का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर आपको स्टे करना पड़े नाइट, ठीक है, तो जो आप नाइट वहां पर गुजारते हो तो उसका बाकायदा आपको DA का मतलब ये है जो आप खाना खाते हो वहां पर, या और जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं तो आपके मिल जाते हैं। ये कितना है मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। ट्रेवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस, TA का मतलब है ट्रेवलिंग अलाउंस एंड DA का मतलब है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस इज एडमिसिबल फुल ऑन स्पेंडिंग और नाइट। जब एक बंदा रात गुजारने के लिए कहा जाता है, कहीं जाता है, तो उसको डेली अलाउंस मिलेगा। हाफ ऑन स्पेंडिंग मोर देन 4 आवर्स, अगर 4 घंटों से ज्यादा एक बंदा गुजारता है तो उसको हाफ मिलेगा। एंड नॉट एडमिसिबल फॉर अ पर्सन हैविंग लेस देन 4 आवर्स आउट ऑफ स्टेशन, एक बंदा एक काम के लिए गया, 4 घंटों से पहले पहले वो आ गया, तो उसको फिर क्या होता है, उसको ये नहीं मिलेगा। समझ लग गई? TA रेट्स फ्रॉम जुलाई
23 ये अभी न्यू रिसेंटली ये मेरे पास है भी, मैं ग्रुप में शेयर भी करूंगा। ये जो टीए का रेट है ये पहले ज़्यादातर जो तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो टीए रेट था वो पहले 2.5 पर किलोमीटर था। फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह जाना है फिर आना है, लेकिन याद रखिएगा किसी जगह की जो डिस्टेंस है अगर वो 16 किलोमीटर से कम है तो फिर उसकी टीएडीए नहीं बनती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादातर हम ऑफिस वाले तो इस तरह करते हैं कि जस्ट साइन करके बात ही ख़त्म करते हैं ना। लेकिन स्पेसिफिक रूल इसका यही है जो अभी रिसेंटली है। ये देखो 7.5 पर किलोमीटर पर पर्सनल पर्सनल कार, अगर पर्सनल कार कोई बंदा ले जाता है तो उसको 7.5 पर किलोमीटर का मिलेगा। RS 3.75 किलोमीटर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ये 3.75 पर किलोमीटर जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, हमारा जो मेन ऑफिस है वो है 16 किलोमीटर दूर है हमसे, तो 16 किलोमीटर ये हो गया, और फिर जब मैं आता हूँ 16 किलोमीटर ये हो गया, तो ये बन गए 32 किलोमीटर। अभी 32 मल्टीप्लाइड बाई 3.75, तो जितने भी पैसे बनते हैं आपके तो ये आपका टीए बन जाएगा। ठीक है, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, आप लोग एक महीने के अंदर 4 to 6, मिनिमम 4, मैक्सिमम 6, इससे ज़्यादा टीए आप नहीं ले सकते, डिमांड नहीं कर सकते। हाँ, स्पेशल ओकेजन वो दे सकता है जो इमीडिएट बॉस है, लेकिन ज़्यादातर ये जितने भी इश्यूज होते हैं ये DDO ड्राइविंग एंड डिस्पर्समेंट ऑफिसर वो इसको डील करता है एजुकेशन ऑफिस के अंदर। और जो हमारे पास फुल हेड मास्टर होता है तो वो खुद टीए जो है वो साइन कर सकता है, लेकिन सेंक्शन जो है वो देगा आपको DDEO, जो आपका डिस्पर्समेंट ड्राइविंग एंड डिस्पर्समेंट ऑफिसर है। ठीक है, तो ये है टीए और डीए के रूल्स। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है टीए डीए रूल्स में? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। डिफरेंशिएट एम्पिरिकल नॉलेज एंड रेशनल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज वो होता है जो कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस के जरिए गेन होता है, जबकि रेशनल नॉलेज रीजन के जरिए जो है आएगा, हासिल होगा। एम्पिरिकल नॉलेज वो होगा जो कि उसका ताल्लुक इंट्यूटिव नॉलेज के साथ ना हो, इंट्यूटिव नॉलेज के साथ ना हो, वजदान के साथ ना हो। जाहिर बात है साइंटिफिक अप्रोच से रिलेटेड है, तो हम एक्सपीरियंस को करके या सेंसरी एक्सपीरियंस से जो हम करके नॉलेज गेन करते हैं जिसका ताल्लुक इंसान की अंदर से ना हो, तो हमारे पास इंपेरिकल नॉलेज होगा। जिस तरह इंपेरिकल नॉलेज के बाद कौन करता है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट, रियलिज्म करता है। ठीक है, जबकि रीजनल नॉलेज जो होगा वही नॉलेज होगा जो कि इंट्यूटिव बेस्ड होगा, रीजन बेस्ड होगा, जो इंसान के अंदर से होगा। इंपेरिकल नॉलेज इज गेन थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस। अन अच्छा, अन एंटाइटल नहीं है ये अनइंट्यूटिव है। ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, अनएंटाइटल नहीं है, इसको आप लोग ठीक कीजिएगा, अनइंट्यूटिव है। ठीक है, साइंस इज द पैराडाइम ऑफ दिस नॉलेज, तो ये साइंस के पैराडाइम में आता है। रेशनल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम रीजंस, इंट्यूटिव और इंट्यूशो। ठीक है, जॉन लॉक इज द फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म, while रेने डिकॉर्ट इज द फाउंडर ऑफ रेशनलिज्म। ठीक है, तो रेने डिकॉर्ट जो है ये रेशनलिज्म का फादर है, जबकि जॉन लॉक जो है ये एम्पिरिसिज्म का फाउंडर है। और टाइम इज ड्रेनिंग, तो इट्स इनफ फॉर टुडे। किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप लोग ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो, या भी अगर आप लोग डिस्कस करना चाहो तो जी, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई अच्छी सी बात